अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रासियास वर्ल्ड। हमने पिछली किस्त में खुरम साहब से यूनिफॉर्म कल्चर के बारे में कुछ तफसील हासिल करने की कोशिश की थी। उसी किस्त को हम आज मजीद एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और सर से हम इब्ने सफ़ी के बारे में आज पूछते हैं कि इब्ने सफ़ी को वो इस यूनिफॉर्म कल्चर की कैटेगरी में कैसे लेके आते हैं। तो जी सर, आज आप हमें थोड़ा सा फर्दर इसके बारे में अपनी रिसर्च और अपनी जो आपकी इंसाइट है उसके बारे में आज हमें आगाही दें। जी, थैंक यू वेरी मच। इब्ने सफ़ी पर मेरी ये 3 किताबें हैं। और इनमें से पहली किताब है साइकोमेंशन। उस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। इब्ने सफ़ी इस लिहाज से यूनिफॉर्म कल्चर में आते हैं कि वो बैक वक्त आवाम और खवास दोनों में मकबूल थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद जो अदीब सामने आए उनमें वो पहले मुसन्निफ थे जो इतने मकबूल हुए। इस लिहाज से इब्ने सफ़ी के पैगाम को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उस जनरेशन की नुमाइंदगी करते थे जिसने पाकिस्तान बनाया था। भारत में रहने वाले मुसलमानों में से भी, पाकिस्तान में रहने वालों में से भी और गैर मुस्लिमों में भी उनकी किताबें बहुत मकबूल थीं। तो वो पूरी जनरेशन जिसने आज़ादी हासिल की थी बर्रे सगीर की, उसके नुमाइंदा मुसन्निफ मेरे हिसाब से इब्ने सफ़ी हैं। अब मैंने ये किया है इन 3 किताबों में कि इब्ने सफ़ी के नॉवलों से इक़्तिबासात अपने तबसरे के साथ मैंने इनमें शामिल किए हैं, जिनमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इब्ने सफ़ी के पास क्या पैगाम था। मेरी पहली किताब ये 2011 में आई थी, साइकोमेंशन। और जहां तक मुझे मालूम है इब्ने सफ़ी के बारे में ये पहली प्रॉपर बाकायदा किताब थी, अगरचे किताबचों की सूरत में इससे पहले कुछ चीजें आई थी। ये इस किताब के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जमहूर नामा और दूसरा है मज़ाहिर। इसमें मैंने ये किया कि इब्ने सफ़ी के नॉवेल्स में से ऐसे इक़्तिबासात शामिल किए हैं जिनका जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जासूसी वाले इक़्तिबासात बाकी दोनों किताबों में हैं। इस तरह मैंने ये तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि इब्ने सफ़ी के नॉवल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके नॉवेल्स में होती हैं जो हमें और कहीं नहीं मिलती, जो हमारे मुआशरे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिनका जासूसी नॉवल से ताल्लुक नहीं है। जमहूर नामा में सोसाइटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में, मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मैंने इब्ने सफ़ी के नॉवलों से मेरा ख्याल है कि 20 इक़्तिबासात, जी हाँ 20 शामिल किए। और हर इक़्तिबास से पहले मैंने उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जो तबसरा किया है उसमें मैंने ये दिखाया है कि किसी भी मौजू पर जो राय अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, अकबर इलाहाबादी, इन लोगों की थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वही राय इब्ने सफ़ी ने पेश की और उन्होंने इन्हीं नज़रियात की रोशनी में अपने मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को हमारे सामने पेश किया। तो इस तरह से इब्ने सफ़ी के नॉवल अल्लामा इकबाल की फिक्र का तसलसल भी बनते हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल के बाद हमारे अदब का अगला बड़ा मरहला करार पाते हैं। और ये एक लॉजिकल बात है कि जब अल्लामा इकबाल जैसा एक फलसफी गुजरा है एक कौम में, जिसके
فلسفے پر سبھی متفق ہو گئے ہیں, پوری قوم متفق ہو گئی ہے, تو اب اگلا لاجیکل سٹیپ یہی بنتا ہے کہ اس فلسفے کی روشنی میں پوری دنیا کو دیکھا جائے اور دکھایا جائے, اور وہ کام ابن صفی نے کیا. اور میں نے سائیکو مینشن کے پہلے حصے جمہور نامہ میں ابن صفی کے ایسے اقتباسات پیش کیے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. دوسرا حصہ اس کا مزاح نامہ ہے, جس میں نے مزاحیہ کچھ اقتباسات 20 مزاحیہ اقتباسات ابن صفی کے ناول سے پیش کیے ہیں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب ابن صفی کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنے کا رواج بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا, اور یہ اس لحاظ سے ایک گراؤنڈ بریکنگ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی کہ ابن صفی پر سنجیدگی سے گفتگو شروع ہو. میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک یہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی. اس کے بارے میں کافی اس وقت کہا سنا کیا, لکھا گیا, اور کچھ اس کے مجھے فیڈ بیک بھی ملے ہیں. دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے, انڈیا سے چھپنے والی بعض کتابوں میں بھی. تو یہ ایک ہے. اب رانا پیلس کے بارے میں بات آج ہی کرنی ہے یا اسے اگلے سیشن میں رکھنا جائے؟ جی, رانا پیلس آپ کی دوسری کتاب ہے, اس کے بارے میں ہم ایک دوسرا سیشن رکھتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.